नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज बड़े ही एक रोचक विषय की चर्चा करने वाले हैं। विषय क्या है? तो चीन की एक यूनिवर्सिटी है, सिविल अफेयर्स यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी अब एक नया कोर्स संचालित करने जा रही है, जो कि खास तौर पर शादी से संबंधित जो कोर्स है वो इसमें पढ़ाए जाएंगे। और बात करें कि आखिर इस तरह का जो निर्णय है वो ये यूनिवर्सिटी क्यों ले रही है, तो चीन में जो लगातार जो जन्म दर है, जनसंख्या के अंतर्गत जो जन्म दर है उसमें लगातार गिरावट देखी जा रही है। वहाँ पर जो मैरिज रजिस्ट्रेशन है वो उनकी संख्या लगातार कम हो रही है। और इस प्रकार के जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ही चीन में देखें तो ये यूनिवर्सिटी ये कोर्स लॉन्च कर रही है। इसमें अगर बात करें कि ये जो विषय है इसका संबंध हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत किस विषय से है, तो अगर हम सीधे मुद्दे की बात करें तो ये जनसांख्यिकी लाभांश जो होता है, डेमोग्राफिक जो डिविडेंड होता है, उसी से जुड़ा हुआ एक विषय है जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसके सारे जो पक्ष हैं उन पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें कि आखिर न्यूज क्या है। तो न्यूज है कि चाइनीज यूनिवर्सिटी अनाउंसेस मैरिज रिलेटेड डिग्री, यानी कि जो चीन की एक यूनिवर्सिटी है सिविल अफेयर्स यूनिवर्सिटी, ये क्या करेगी कि अब शादी से संबंधित जो कोर्स हैं उन पर कोर्स चलाएगी और उसमें जो लोग इनरोल्ड होंगे फिर बाद में उनको डिग्री प्रदान की जाएगी। यही आज का न्यूज है जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें अगर हम बात करें तो जो यूनिवर्सिटी है इसने शादी को बढ़ावा देने के लिए न्यू मैरिज प्रोग्राम लॉन्च किया है कि हम ये कोर्स चलाएंगे। और ये जो मैरिज प्लानिंग है ये मूल रूप से देखें तो ये मैरिज प्लानिंग और इसके साथ क्या है कि मैच मेकिंग जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो सब्जेक्ट होंगे उनको इस यूनिवर्सिटी में इस कोर्स के अंतर्गत पढ़ाया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि चीन ने ये न्यू मैरिज प्रोग्राम कोर्स की घोषणा क्यों की है, इसके पीछे कारण क्या है। तो पहले ही हमने बताया कि चीन में जो मैरिज रजिस्ट्रेशन है इनकी जो संख्या है वो लगातार गिर रही है। खास तौर पे अगर हम बात करें तो कोविड काल के बाद क्या है कि चीन में जो लोगों के द्वारा शादी किए जाने थे उनको लोग टाल रहे हैं, उनको आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। और इस कारण से देखें और भी कारण है जिसके कारण से चीन में जो मैरिज रजिस्ट्रेशन है उनकी संख्या लगातार गिर रही है। दूसरा जो कारण है कि चीन में जो बर्थ रेट है इसमें तेजी से गिरावट देखी गई है। और इसी बीच में क्या है कि देश का जो सिविल अफेयर्स यूनिवर्सिटी है इसने शादी को बढ़ावा देने के लिए न्यू मैरिज प्रोग्राम कोर्स या कहें तो एक डिग्री को अनाउंस किया है कि अब ये हम एक नया कोर्स संचालित करेंगे, जो मूल रूप से क्या होगा कि वो शादी से संबंधित जो विभिन्न विषय हैं उन पर ये संचालित होगा। अब इसमें अगर बात करें कि ये नया जो न्यू मैरिज प्रोग्राम है, जो कोर्स है, इसको लॉन्च करने के पीछे जो उद्देश्य हैं उनको थोड़ा सा और डिटेल में हम देखते हैं। तो देखिए, इस कोर्स या इस कार्यक्रम के द्वारा शादी से जुड़े हुए जो उद्योग हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, उन पर बात की जाएगी और संस्कृति को विकसित करने के लिए जो एक्सपर्ट्स हैं, जो पेशेवर हैं, उनको भी तैयार किया जाएगा। तो देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके साथ आप देख सकते हैं कि ये जो कोर्स है ये एक इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोर्स है। यही नहीं, जो यहाँ के युवा हैं उनसे संबंधित है, क्योंकि इस कोर्स के द्वारा एक्सपर्ट या पेशेवरों को तैयार किया जाएगा जो इस क्षेत्र में काम करेंगे। यही नहीं, छात्रों और जनता के लिए चीन में जो विवाह है, जो सकारात्मक विवाह है, उसको प्रदर्शित करना भी है और जो पारिवारिक संस्कृति मूल्य है उसको उजागर करना भी एक खास उद्देश्य है इस कोर्स का। इसके अलावा अगर बात करें तो चीन की जो विवाह प्रथाएं हैं उनमें सुधार को और आगे बढ़ाना, जो एक उसकी संस्कृति है उसको और आगे ले जाना भी इस कोर्स का एक मूल उद्देश्य है।
और इसी के अंतर्गत कई सारे अन्य कोर्स भी संचालित किए जाने हैं, जिसमें अगर हम विषयों की बात करें तो पारिवारिक परामर्श, उच्च स्तरीय विवाह योजना, मैच मेकिंग, जो प्रोडक्ट्स हैं उनके डेवलपमेंट से संबंधित जो अलग अलग विषय हैं उनके बारे में भी अलग अलग कोर्स संचालित होंगे। उन पर कहें तो डिग्रियां दी जाएंगी। तो ये बात हमने देख ली कि चीन के द्वारा जो नया न्यू मैरिज जो प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया है। अब बात कर लेते हैं कि हाल के आंकड़ों में चीन की स्थिति और यहाँ पर जो जनसांख्यिकी जो चुनौतियाँ हैं, जो डेमोग्राफिक चैलेंजेज हैं, आखिर वो हैं क्या। तो देखिए, धीमी अर्थव्यवस्था और जीवन यापन की जो बढ़ती लागत है उसके बीच क्या है कि चीन में जो युवा लोग हैं वो तेज़ी से क्या है कि विवाह को एक्सटेंड कर रहे हैं, टाल रहे हैं। ये चीन की ही बात नहीं है, अगर हम बात करें तो जितने भी तेज़ी से उभरते हुए या जहां पर आर्थिक विकास उच्च है वहां पर ये स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम तुलना करें भारत से तो भारत में क्या है कि यहाँ भी देखेंगे तो जो अर्थव्यवस्था है वो उस लेवल पे उच्च नहीं है, या फिर कहें कि जीवन यापन की जो लागत है वो यहाँ पर निम्न नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जीवन यापन लागत निम्न है। भारत में क्या है कि यहाँ भी जो लागत है वो काफ़ी उच्च है, लेकिन फिर भी भारत में क्या है कि शादियाँ टाली नहीं जाती हैं, बल्कि शादियों को और जल्दी करने की लोगों के बीच में कह सकते हैं कि जल्दी होती है। तो देखिए, ये दोनों देशों के बीच में कह सकते हैं कि एक तुलनात्मक विश्लेषण भी आप कर सकते हैं कि जहाँ चीन एक तरफ वहाँ के जो लोग हैं वो डेली जो लिविंग कास्ट है उसके आधार पर जो मैरिज है उसको टाल रहे हैं, लेकिन भारत में स्थिति इसके ठीक उल्टी है। दूसरी अगर बात करें तो चीन में बढ़ रही जनसांख्यिकी जो चुनौतियां हैं वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही। यहाँ पर अगर देखेंगे तो विवाह बंधन में बंधने वाले लोगों की संख्या में क्या है कि गिरावट आ रही। कैसे आ रही है चीज़ों को और स्पष्ट करेंगे। चीन में अगर हम देखें तो 2014 से विवाह दर में भी गिरावट आई है और पिछले साल देश में विवाहों में तो बढ़ोतरी हुई थी। ये जो बढ़ोतरी हुई थी खास तौर पर इसलिए हुई थी कि जो कोविड काल था उसके समय क्या है कि जो शादियां हैं वो टल चुकी थी और उस कारण से क्या है कि चीन में जो विवाह होने के दर थे उनमें वृद्धि आई। लेकिन फिर से क्या है कि इसमें फिर से गिरावट देखी गई है। और चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी जो ब्यूरो है इसकी माने तो पिछले वर्ष की तुलना में 2023 में देश की जनसंख्या में लगभग 2.08 मिलियन लोगों की गिरावट आई। तो ये आंकड़े हैं। इसके अलावा अगर बात करें चीन में शादी करने वाले जोड़ों की संख्या में तो लगातार गिरावट देखी गई है। यही नहीं, एक रिपोर्ट्स की माने तो इस वर्ष पहले तिमाही में शादी करने वाले जो चीनी जोड़े हैं उनकी संख्या 2013 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पे पहुंच चुकी है। तो ये भी बात कही गई है। यही नहीं, अगर हम चुनौतियों की बात करें कि चीन में बढ़ रही हैं जो जनसांख्यिकी चुनौतियां, तो रिपोर्ट की माने तो साल के पहले 6 महीने में कुल 3.43 मिलियन जो जोड़े हैं वो विवाह बंधन में बंधे, जो पिछले साल की समान अवधि से क्या है कि लगभग 4,98,000 कम था। तो ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। यही नहीं, इस वर्ष जनवरी के आंकड़ों की माने तो उसके अनुसार चीन ने 2023 में लगातार दूसरी बार जो अपनी जनसंख्या है उसके वृद्धि में गिरावट दर्ज की है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इस गिरावट से क्या हुआ है कि जनसांख्यिकी जो चुनौतियां हैं वो पहले से और गंभीर हो चुकी हैं, वो और कठिन हो चुकी हैं। और इसी में जैसा कि हमने बताया कि चीन का जो राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो है जो NBA है उसके अनुसार अगर हम देखें तो पिछले साल की तुलना में देश में जनसंख्या में लगभग क्या है कि 2.08 मिलियन लोगों की गिरावट देखी गई है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो वर्तमान में चीन की आबादी लगभग क्या है कि 1.409 बिलियन है। इस समय अगर चीन के कुल आबादी की बात करें तो वो क्या है कि 1.409 बिलियन है, जो इस समय दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी के वाला देश भी कह सकते हैं। क्योंकि
पिछले वर्ष जो भारत है उसने चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला राष्ट्र बन चुका है। इसकी जो ऑफिशियल कह सकते हैं जो आंकड़े हैं वो अगला जो सेंसस भारत में रिलीज होगा उसमें हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन अब भी क्या है कि जो चीन है एक बड़ी आबादी वाला देश है। तो ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें भी अगर हम बात कर लें कि चीन की जो जनसांख्यिकी जो चुनौतियां हैं आखिर ये कितनी गंभीर है, तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि जो चीन है यहाँ की जो आबादी है, जो जनसंख्या है, इसका जो पूरा डेमोग्राफिक जो स्ट्रक्चर था वो काफ़ी बड़ा था और इसको चीन ने काफ़ी महत्व भी दिया है। अब क्यों महत्व दिया है, उसके पीछे कारण क्या है कि इसका आर्थिक लाभ सबसे अधिक चीन को हुआ है वहाँ की जनसंख्या का। क्यों हुआ है, तो उसके पास क्या था कि युवा जो कार्यबल है वो विश्व में सबसे अधिक था और इसी कारण से विश्व में एक वैश्विक औद्योगिक महाशक्ति के रूप में वो उभर कर आया और इसी कारण से चीन लगातार अपने जनसंख्या को महत्व दे रहा था। लेकिन धीरे धीरे क्या है कि चीन ने अपनी नीतियों में बदलाव लाया और इसके बाद अब क्या है कि वर्तमान चीन में जो जनसांख्यिकी जो ट्रेंड है, जो रुझान है, उसमें बदलाव देखने को मिले हैं और यही कारण है कि अब चीन की आर्थिक वृद्धि में जो बाधा है वो उत्पन्न हो सकती है और यही क्या है कि चीन के सामने एक चुनौती है और वहाँ के लिए सामाजिक समस्या पैदा होने का कारण भी बन चुका है। इसके अलावा अगर देखें तो चीन की जो बदलती जनसांख्यिकी है ये देश और वहाँ के जो लीडर्स हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, उनके लिए क्या है कि एक बड़ी चुनौती या सिरदर्द उत्पन्न कर रहा है। इसके अलावा अगर देखें तो जल्द ही क्या है कि चीन में बड़ी संख्या में लोग रिटायरमेंट लेंगे, सेवानिवृत्त होंगे और ऐसे लोगों की संख्या चीन में काफ़ी अधिक होने वाली है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि वो जो संख्या है वो आसमान छूने जैसी है और इसी कारण से ये कहा जा रहा है कि चीन में जो पहले युवा कार्यबल था वो काफ़ी अधिक था, अब वो उसका जो आकार है वो कम हो जाएगा और जैसे ही ये कहा जा रहा है वैसे ही हो रहा है कि ये जो कम युवा कार्यबल है इसका सिमटता हुआ जो दायरा है वो चीन के आर्थिक विकास को रोक देगा। तो ये एक महत्वपूर्ण चुनौती है। यही नहीं, चीन की जो सामाजिक सुरक्षा जाल है, वहाँ जो स्वास्थ्य सेवा प्रणाली है उस पर भी दबाव पड़ेगा क्योंकि अधिक संख्या में जो बुजुर्ग लोग रिटायर होंगे तो उनके साथ बहुत सारी समस्याएं होंगी और उनका जो भार है कहीं ना कहीं चीन पर पड़ेगा और इसी कारण से चीन चिंतित भी है। उसके जो पॉलिसी मेकर हैं इसके लिए लगातार रिसर्च कर रहे हैं, इस पर काम कर रहे हैं कि इस प्रकार की जो आने वाली समस्या है उससे कैसे निपटा जाए। अब इसी में अगर थोड़ा सा आप देखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ चाइना फ्यूचर पॉपुलेशन, तो देखिए तेजी से क्या है कि अगर आप देखेंगे तो जो चाइना का जो पॉपुलेशन है इसमें आप देखेंगे तो गिरावट दर्ज की जा रही है, तेज़ी से ये कम हो रहा है और द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस जो कंट्रीज हैं उनमें आप देखेंगे तो अब चीन क्या है कि दूसरे स्थान पे है। यही नहीं, जो आंकड़े आ रहे हैं उसके अनुसार आप देखेंगे तो ये कहा जा रहा है कि 2050 तक चीन की जो जनसंख्या होगी वो पहले की लगभग आधी हो जाएगी और इस आधार पर आप देखेंगे तो उसमें जो बुजुर्ग लोगों की संख्या होगी, जो ओल्ड एज वाले लोगों की संख्या होगी वो सबसे अधिक होगी, युवा जो कार्यबल हैं उनकी संख्या कम होगी। ऐसी सारी जो चिंताएं हैं वो चीन के सामने उत्पन्न हो चुकी हैं। तो ये सारे चैलेंजेज हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो आने वाले दशकों में चीन जो है ये भारत की तुलना में हो सकता है तेजी से वृद्धि करे, लेकिन इसके बाद जो स्थितियां होंगी वो बदलेंगी। क्यों कहा जा रहा है कि अब चीन में क्या है कि भारत की तुलना में जो युवा कार्यबल है, जो डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है उसका निगेटिव हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अब भारत में क्या है कि जनसांख्यिकी जो लाभांश है उसका लाभ भारत को मिलेगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो देखिए एक ये चार्ट दिया गया है जिसमें ये कहा गया है, ये 2020 के आंकड़ों पर आधारित चार्ट है। ये एक जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका एक चार्ट दिखाया गया है। इसमें एक तरफ चीन है, दूसरे तरफ भारत है। ये कहा जा रहा है कि इसमें जो चीन है यहाँ पर 14% यानी 14% क्या है कि जो परसेंट जो लोग हैं वो चाइना के वो क्या है कि 64 वर्ष से
अधिक है, यानी आप देख सकते हैं कि वो एक तरह से बुजुर्ग है। लेकिन वहीं भारत के संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि भारत में केवल 7% जो लोग हैं वो क्या है कि वो 64 वर्ष से अधिक हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ क्या है कि सीधे चाइना में जो लोगों की संख्या है, जो ओल्ड एज लोगों की संख्या है, वो भारत की तुलना में दूनी है। तो दुगनी होने के कारण क्या है कि इससे आप देख सकते हैं कि जो कार्यबल है वो चाइना का अब कम हो जाएगा, भारत का अधिक हो जाएगा। तो ये भारत के पक्ष में हो सकता है यदि भारत इसके लिए सही रणनीति बनाए और अपने युवाओं के लिए कुछ इस तरह की नीति पर काम करे कि वो उसके लिए बोझ होने के बजाय उसके लिए लाभांश के रूप में बन सके। तो ये हमने देख लिया, तुलना भी कर लिया। अब बात कर लें कि आखिर चीन की ये जो बदलती जनसांख्यिकी है इसके पीछे कारण क्या है। तो देखिए, ये कारण पहले से नहीं है, ये काफ़ी लंबे समय से ये चीन की नीति का ही परिणाम है। क्योंकि तेज़ी से बढ़ रही जो चीन की जनसंख्या थी उसको नियंत्रण करने के लिए चीन ने अलग अलग समयों पर कई सारे निर्णय लिए हैं। जैसे अगर बात करें तो चीन की सरकार ने वर्ष 1970 के दशक में जनसंख्या के नियंत्रण के जो विभिन्न उपाय थे उनको लागू किया। यही नहीं, महिलाओं के लिए जो विवाह की उम्र है वो 23 वर्ष किया, पुरुषों के लिए 25 वर्ष कर दिया। अब देखिए, भारत से और चीन के बीच में तुलना आप देखिए, जहां हमारे यहाँ जो शादी की उम्र है वो चीन से काफ़ी कम है। ये भी हो सकता है कि जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है, अपने देश में एक महत्वपूर्ण कारण है। तो ऐसे क्या है कि बदलाव चीन ने लाया। यही नहीं, जन्म के बीच कम से कम 3 साल की अवधि को प्रोत्साहित किया। यानी एक बच्चे का जो जन्म हो रहा है उसके बाद क्या है कि जो दूसरा बच्चा होगा वो 3 साल बाद होगा। इसको क्या है कि प्रमोट किया चीन ने। इसके बाद 2 बच्चों को जन्म देने की जो सीमा है उसको निर्धारित किया। यही नहीं, जो लोग इन नियमों का पालन नहीं करते थे उनको दंड भी सहना पड़ा। और इस तरह से क्या है कि ये जो चीन की पॉलिसी थी ये सफल रही। इसके अलावा अगर हम देखें तो चीन में 1970 और 1980 के बीच में चीन की जो प्रजनन दर है, यानी प्रति महिला जो जन्म की संख्या है, वो तेजी से गिरी। वो 6.1 से गिरकर 2.7 पहुंच गई। इसके बाद में क्या है कि चीन में एक बच्चा जो पॉलिसी है, 1 चाइल्ड जो पॉलिसी है, उसको चीन ने लागू किया और 1980 में पूरे देश में इस नीति को लागू कर दिया। इसके बहुत सारे कहें तो प्रभाव भी देखने को मिले। और इसके बाद क्या है कि इसमें कुछ ढील दी गई, क्योंकि इसके कई सारे ऐसे दुष्परिणाम भी देखने को मिले। और ख़ास तौर पे इसमें हम देखें तो कुछ शर्त लगाई गई कि बशर्ते क्या है कि पहला बच्चा लड़की हो तो फिर एक लड़का होने की इजाज़त दी जा सकती है। तो इस तरह की जितनी भी नीतियां चीन ने लगाई, उसी कारण से क्या है कि इस समय जो चीन है वहाँ पर जो जनसंख्या में एक बदलता ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो ये हमने कारण देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत में जनसांख्यिकी लाभांश की, कि ये कहा जा रहा है कि अब भारत में जो युवाओं की संख्या होगी वो चीन से लगभग दुगनी होगी। और इस कारण से जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो भारत के पक्ष में होगा। लेकिन इस पर लगातार प्रश्न भी उठाए जा रहे हैं। क्यों उठाए जा रहे हैं? तो अगर बात करें तो भारत में जो युवाओं की संख्या है, जो युवा कार्यबल है, वो तो अधिक होगा। लेकिन समस्या, चैलेंज ये है कि वो जो युवा है वो अकुशल है, वो बेरोजगार है, उसके पास कोई सेवा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, और जो पहले के जो संसाधन हैं उनके ऊपर वो भार बना हुआ है। और इसी कारण से कहा जा रहा है कि अगर इसके लिए कोई ठोस कदम सरकार नहीं उठाती है तो जहां ये युवा कार्यबल या जो कह सकते हैं कि जनसांख्यिकी जो लाभांश होना चाहिए वो क्या है कि देश के संसाधन के ऊपर, अर्थव्यवस्था के ऊपर ये एक तरह से भार बन के रह जाएगा। तो ये भी महत्वपूर्ण है। ये इससे जुड़े हुए आपके मेंस में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब अगर बात करें कि भारत में बढ़ती जनसंख्या की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं, तो बहुत सारे चुनौतियां हो सकती हैं। जो जनसंख्या बढ़ रही है ये मूल रूप से क्या है कि जो विभिन्न संसाधन हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उनके ऊपर ये बोझ है। स्थिर जनसंख्या के लिए समस्या है। जीवन की जो गुणवत्ता है
जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसके लिए भी ये ऋणात्मक प्रभाव डालता है। जीवन की गुणवत्ता के साथ जो जनसांख्यिकी विभाजन है जो यहाँ पर अंतर उत्पन्न करता है, और इसके साथ क्या है कि जो सतत शहरी विकास की संकल्पना है उस पर भी ये प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसके अलावा अगर देखें तो तेजी से बढ़ती हुई जो जनसंख्या है इसके कारण बेरोजगारी, असमानता, आय में असमानता, शिक्षा और कौशल के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव, और इसके अलावा जो पर्यावरण है उस पर भी उससे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और पर्यावरण से जुड़ी हुई विभिन्न जो चुनौतियां हैं वो परिलक्षित होती हैं। तो भारत में ये समस्या हमें देखने को मिल सकती है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि 1950 से अब तक के अगर आंकड़े की बात करें, खास तौर पर ये जो डेटा है ये वर्ष 2020 का है, और यहाँ आप देखेंगे तो 1950 से 2020 आते आते जो भारत की जनसंख्या है ये क्या हो चुकी है, तो ये 2 टाइम्स हो चुकी है। पहले की यानी आज़ादी के समय जो जनसंख्या थी उससे अब सीधे क्या है कि ये 2 गुनी हो चुकी है, और इस कारण से देखें तो संसाधनों पर एक बड़ा दबाव उत्पन्न कर सकती है। यही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि भारत में अब भी बहुत युवा हैं, तो ये बात सही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इस समय जो भारत में युवा कार्यबल है वो चीन की तुलना में लगभग 2 गुना है, तो ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देश में जो सभी धर्म वाले जो समूह हैं उनके जन्म दर में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन भी देखने को मिले हैं। इस पर भी सरकार को एक नीति बनानी चाहिए, और इसमें अगर हम देखें तो एक समानता का भाव भी आना चाहिए। दूसरी बात करें तो देश में बुजुर्ग आबादी को लेकर भी चिंताएं हैं, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि एक समय जो चीन था उसके पास अधिक जनसंख्या को महत्व देने के कारण उसके पास क्या था कि जो युवा कार्यबल है वो सबसे अधिक था, और यही कारण है कि विश्व में एक औद्योगिक महाशक्ति के रूप में उभरा। लेकिन धीरे धीरे क्या है कि जो लोगों की संख्या है वो युवा कार्यबल धीरे धीरे क्या है कि वहाँ पर ओल्ड एज में जब पहुँचेंगे, फिर रिटायरमेंट लेंगे, तो फिर वही जो ओल्ड एज वाले जो लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वही देश के ऊपर कह सकते हैं कि उनका दबाव भी पड़ता है। जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो विभिन्न संसाधन हैं, उनके ऊपर इनका बोझ पड़ता है। तो ये इसके लिए पहले से क्या है कि नीति बनानी चाहिए। जो जिस दौर से चीन गुजर रहा है भारत भी कभी न कभी उस दौर में पहुंचेगा, लेकिन पहुंचने से पहले भारत के द्वारा खास तौर पे ठोस रणनीति बनानी पड़ेगी, ताकि ऐसी जब समस्या आए तो उससे निपटा जा सके। तो ये हमने देख लिया इस तरह से कि आखिर जो चीन का जो सिविल अफेयर्स यूनिवर्सिटी है वो खास तौर पे शादी से जुड़े हुए कोर्स क्यों संचालित कर रहा है, और भारत और चीन के जो विभिन्न मुद्दे हैं, खास तौर पे जो जनसांख्यिकी जो लाभांश है, डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है, उसके बारे में भी हमने देख लिया। आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।